Hello, my dear students. Welcome all of you. This is lecture number 1 of chapter 7 of class 11th. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम बात करेंगे एक रिजिड बॉडी की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे। भाई मोशन तो बहुत तरह के होते हैं। आप अब तक ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे। फोर्थ चैप्टर के एंड में हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था, वो रोटेशन है एक तरह की। अब हम रोटेशनल, जैसे अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, वो रोटेशनल मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो उसकी क्या क्या रिलेशंस होंगी, क्या फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। जैसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनर्शिया, मास, मोमेंटम होता था, फोर्स होता था, एक्सेलरेशन था। ऐसे यहाँ पर क्या क्या टर्म्स होंगी इस चैप्टर के अंदर जानेंगे बड़े अच्छे से। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है क्योंकि शुरुआत ही एक बड़ी अच्छी चीज से हो रही है। अक्सर आप किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और मेरा 30 सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी हम बात करते हैं, इस छोटे स्केल से बात स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ इस तरह से, एक पॉइंट पर कहीं बैलेंस हो जाता है, थोड़ा इस तरफ जाएं तो ऐसे गिर जाता है। अगर मान लीजिए इसको इस तरह से दोनों फिंगर्स पर रखा जाए, मैंने देखा कि एक बार मैं अपनी फिंगर्स को क्लोज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जब अपनी फिंगर्स को क्लोज लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जब फिंगर्स क्लोज आ रही है इस तरह से, आप देखेंगे एक बार में एक फिंगर मूव करेगी। आप देख रहे हैं एक बार में एक फिंगर मूव कर रही है इस तरह से, तो एक बार में एक फिंगर इस तरह से मूव कर रही है, तो ये अंदर की तरफ आ रही है, तो ये नहीं आ रही, अब ये मूव कर रही है, दूसरी नहीं। और ऐसे करते करते जहां एक पॉइंट पर आप रुकोगे, वो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल गया है हमें। तो आप एक स्टिक लेकर करना इस तरह से, आप एक लंबी सी स्टिक लेना इस तरह से, छड़ी लेना है, उसको रखिएगा इस तरह से। अपनी दोनों फिंगर्स को यूं मूव करने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ वो मूव करेगा, मतलब वो एक पर स्लाइड करेगा, एक पर टिका रहेगा। थोड़ी देर बाद और क्लोज आओगे, दूसरी पे मूव करने लगेगा। और यूं करते करते जब आपकी दोनों फिंगर्स जुड़ जाएंगी तो आप उस छड़ी के, उस स्टिक के, उस रोड के सेंटर ऑफ मास पर पहुंच जाओगे। ये सेंटर ऑफ मास क्या है, बिना कुछ बताए क्यों इसका नाम ले दिया भाई मैंने तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि इतना तो नाम से ही हर कोई समझता है। और बहुत बार आपने एक कॉपी को अपनी फिंगर पर घुमाने की कोशिश करी होगी। जिस पॉइंट पर आपकी फिंगर है वहां उस पूरी कॉपी का मास क्या किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, और उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अगर एक रेक्टेंगल शेप एक स्क्वायर शेप की मेरे पास क्या है, टाइल, तो एक स्क्वायर शेप की अगर टाइल है तो जहां उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी सेंटर पर, वहां उसका सेंटर ऑफ मास है। अगर बिल्कुल बीचों बीच फिंगर रखूं और टाइल उसके ऊपर रख दूं, बैलेंस हो जाएगी। आप प्लेट होती है, हम खाना खाते हैं जिस प्लेट में, उस प्लेट के सेंटर पर फिंगर रखूं तो प्लेट को आप अपनी फिंगर पर बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा कर पाते हैं हम सेंटर ऑफ मास के कारण में। जानेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है। वैसे तो सिंपल डेफिनेशन तो ये कहती है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सबसे पहली जो बात आई है, एक ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। भाई मैं क्या करता था, इससे पहले मैं बात करूं, अभी तक जब चैप्टर्स में पढ़ रहे थे अभी तक हम चैप्टर्स जब पढ़ते थे तो हम पॉइंट मास बॉडी की बात करते थे भाई। तो पॉइंट मास बॉडी की बात करते थे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा मान लेते थे कि उसे पॉइंट साइज का डिनोट करते थे। मैं कहता था एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो स्पीड क्या होगी। तो हम उस ऑब्जेक्ट के साइज को डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया गया है 60 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, वो ऑब्जेक्ट के साइज के कम है। एक आदमी दौड़ता हुआ 100 मीटर पर गया है, 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो एक मैन के, या जो भी इंसान है, जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके साइज के अकॉर्डिंग बड़ा है।
तो मैंने साइज को नेगलेक्ट किया और उसे पॉइंट साइज का माना गया इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर एक ट्रेन 100 किलोमीटर दूर गई है, 15 किलोमीटर दूर गई है, 50 किलोमीटर दूर गई है, तो उसका जो डिस्टेंस है आधा किलोमीटर का या थोड़ी लेंथ जो उसकी है, ट्रेन की लेंथ को नेगलेक्ट किया जा सकता था अब, लेकिन ट्रेन की लेंथ को नेगलेक्ट नहीं करूंगा जब बात आती है कि उसने प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस किया। प्लेटफॉर्म ट्रेन की जितनी लेंथ का हो सकता है या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितनी देर में किया है, तब प्लेटफॉर्म की लेंथ को के आगे ट्रेन की लेंथ को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात आई है कि यहाँ से दूर कहीं 30-40 किलोमीटर दूर ट्रेन गई है तो ट्रेन की स्पीड बतानी थी, तब मैं ट्रेन को कैसा मान लेता था, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता था, साइज को नेगलेक्ट कर कर चलते थे। लेकिन अब रोटेशन में पॉइंट नहीं, एक ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रही है तो उसका साइज है और वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी वो किस तरह से है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है एक ऑब्जेक्ट, करोड़ों अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो रिजिड बॉडी है। लिक्विड और गैसिड रिजिड नहीं होती हैं, फोर्स लगाने पर वो क्या नहीं करते, वो उनके ऊपर फोर्स लगाया जाए, पानी में अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपकी फिंगर अंदर चली जाएगी, वो रिजिड नहीं है, वो हार्ड नहीं है, वो अपनी शेप में नहीं बना रहता, जैसे बर्तन में डाला जाए, जैसे कंटेनर में डाला जाए वो वैसी शेप ले लेता है। लेकिन रिजिड बॉडी, आपने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया, टेबल मूव करने लगा, शेप नहीं चेंज करी, ये रिजिड बॉडी है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं, उन पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनी है एक रिजिड बॉडी बनी है। और रोटेशन में हम हर एक पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा हम करने वाले हैं तो सबसे पहली बात एक डिमांड ये आई है कि मान लीजिए अगर एक हैमर रखा हुआ था इस तरह से, अगर एक हैमर इस तरह से टेबल पर रखा हुआ था, तो एक हैमर है और वो टेबल पर इस तरह से रखा हुआ है, तो ये इसका वुडन पार्ट होता है भाई हैमर का, ये हल्का होता है और ये आयरन वाला पार्ट है, ये भारी होता है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर मान लीजिए ये रखा हुआ था कौन, हैमर भाई। आपने अगर इस हैमर पर इस तरह से फोर्स लगाया, अगर आपने इस हैमर पर इस तरह से फोर्स लगाया है मान लीजिए, तो ये जो फोर्स आपने लगाया है ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस तरह से इस लाइन पर आपने फोर्स लगाया है। तो अगर आप एक फोर्स इस लाइन पर लगाएंगे तो ये हैमर ऐसे आगे मूव करने लगेगा। भाई ये पेन रखा हुआ है इस तरह से, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो पेन आगे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक इसी तरह से ये हैमर यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये इस फोर्स के कारण मूव कर कर कहाँ पर आएगा, आगे आ जाएगा इस तरह से। तो ये मूव कर कर अभी आगे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से मूव कर कर आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और आगे चला जाएगा। इस फोर्स के कारण इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है ये, ट्रांसलेशनल मोशन है ये। तो इस वक्त जो फोर्स लगाया गया है वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है इस हैमर के अंदर है। और अगर मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल फिर से रखा जाए इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल मतलब टेबल है और इस पर हैमर इस पोजीशन में रखा हुआ था इस तरह से, और अगर आपने जो फोर्स लगाया है, अगर आपने जो फोर्स लगाया है इस तरह से, तो फोर्स अगर आपने इस तरह से, ये हैमर रखा हुआ है और ये इसका वुडन पार्ट है और ये इसका आयरन वाला पार्ट है, और इस पर फोर्स इस बार F इस तरह से लगाया जाए, भाई यहाँ कहीं लगाया जाए इस तरह से। ये हैमर अब आगे जा सकता है मे बी, लेकिन ये सिर्फ आगे नहीं जाएगा, यानी सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं शो करेगा भाई। ये हैमर इस फोर्स के कारण ऐसे रोटेट करने लगेगा,
ये इस फोर्स के कारण जो हैमर है वो रोटेट करेगा, इस तरह की पोजीशन में आएगा, तो आप फोर्स लगाते रहेंगे ये और रोटेट करेगा, तो ऐसे इस तरह से यहाँ पर यूं घूम गया है इस तरह से। कहने का मतलब अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो अगर सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगाया है तो फिर ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है भाई। अगर आप रेफ्रिजरेटर को किसी नीचे से पकड़कर खींचोगे या थोड़ा मिड से तो खिसक जाएगा, आप ऊपर से किनारा पकड़कर खींचोगे रेफ्रिजरेटर नीचे टिका रहेगा, ऊपर से झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से भाई। ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि अगर ये पेन है इस तरह से, अगर मैं इस पेन को बीच से फोर्स लगाऊं तो हो सकता है ये पूरा का पूरा मूव करने लगता भाई। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसी बात की जा सकती है। आप टेबल पे रखिएगा, थोड़ा नीचे से आप फोर्स लगाएंगे तो ये आगे जाने लगेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो पेन यूं घूम जाएगा, क्योंकि इस पर एक टॉर्क लगा है। टॉर्क की बात मैं करूंगा इसी चैप्टर में। ऐसा फोर्स जो रोटेट कराए किसी ऑब्जेक्ट को, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगा है। टॉर्क क्या करता है? रोटेट करता है किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये बात थी भाई क्या कि भाई ये आयरन पार्ट है, ये वुडन पार्ट है, हल्का होता है, और ये आयरन वाला पार्ट है थोड़ा हैवी होता है। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ भाई जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? लाई करता है। तो ये अगर इस तरह से एक मान लीजिए जो वो क्या थी भाई, इस पेन को हम बैलेंस कर पाएंगे, मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ मास पर थोड़ा सा अगर इधर खिसका दूं, बैलेंस नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मास इस तरफ ज्यादा कर दिया हमने, सेंटर ऑफ मास भी उधर ही था भाई, गिर गया इस तरह से भाई। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कब प्रोड्यूस होगा? जो फोर्स आपने लगाया है, if the force applied is along the line of action, along the line passing through center of mass of a body, only translational motion will be produced. Only translational motion will be produced. Only translational motion will be produced. सेंटर ऑफ मास क्या होता है अगर मुझे जानना है तो इन दोनों एग्जांपल से समझेंगे आप कि ये जो फोर्स लगाया गया था, इस फोर्स की लाइन आगे खींच के देखिए भाई, प्रोड्यूस करिए। ये लाइन कहां से पास हो रही थी? इस हैमर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। तो इस हैमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन प्रोड्यूस होगा? ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करिए, अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है बॉडी के, तो उसमें ट्रांसलेशनल हो सकता है, आगे जा सकती है वो, साथ साथ रोटेशन घूम जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की दो डेफिनेशन है। नंबर एक डेफिनेशन आप सेंटर ऑफ मास की ये लिखिए, नंबर एक डेफिनेशन आप सेंटर ऑफ मास की ये लिखिए भाई, CM से ऐसे सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है, मैं शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखा करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास की एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये डेफिनेशन है जहां सारा मास, भाई एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, उसका मास फैला हुआ है अलग अलग जगह पर इस तरह से, लेकिन वो सारा मास एक जगह पर रख दिया जाए। यानी एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, जितना मास उस ऑब्जेक्ट का है, अगर उतना ही मास एक छोटी सी ऑब्जेक्ट का होता तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखूं? वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जब फोर्स लगाया जाए, तो ये दूसरी डेफिनेशन ये लिखिएगा इसी के अंदर और करके लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट
where if the force इस तरह से लिखिएगा, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन इन अ बॉडी वेयर इफ फोर्स इज अप्लाइड देन द बॉडी विल ओनली प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इस तरह से लिखिएगा कि कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा अगर फोर्स किस पर लगाया गया है, सेंटर ऑफ मास पर लगाया गया है। तो एक ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह उसके मास है भाई, जैसे एक प्लेट, अगर एक रेक्टेंगल की क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, जैसे आपकी कॉपी का पेज है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जहां उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जहां उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक डिस्क सीडी डीवीडी होती है, डीवीडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके सेंटर पर है। रिंग मतलब एक सर्कल, तो एक रिंग है, हाथ में पहनने की रिंग होती है, तो एक रिंग है, छल्ला है, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके अपने सेंटर पर है। एक ट्राइंगल शेप की टाइल है मेरे पास, टाइल क्यों कह रहा हूं, थिकनेस चेंज नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से उसकी थिकनेस ज्यादा है कहीं से कम, नहीं। तो एक ट्राइंगल है आपके पास, तो उस ट्राइंगल, जैसे कि सैंडविच आता है, तो सैंडविच खाया होगा आपने। पेटीज की बात करूं, पेटीज की शेप एक जैसी नहीं होती भाई, पेटीज की जो शेप है वो कहीं से ज्यादा है, उसकी थिकनेस कहीं ज्यादा है कहीं कम हो सकती है पेटीज के मामले में। लेकिन मैं सैंडविच की बात करूं, व्हाइट कलर का एक सैंडविच आता है ना इस तरह से, मान लीजिए, या दो ब्रेड्स को जोड़ दिया है आपने और उसको ट्राइंगल की शेप में काट लीजिए, तो वो जो दो ब्रेड को एक सैंडविच ट्राइंगल की शेप में इस तरह से जो आ रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंट्रोइड पर होगा। कहां पर होगा, थिकनेस पूरे की सेम है, थिकनेस पूरे की क्या है, सेम, जो चौड़ाई है वो हर जगह से सेम है। दो ब्रेड्स को जोड़ा गया तो वो थिकनेस थी दो ब्रेड्स की, बीच में कुछ भरा गया है, वो टोटल मिलाकर क्या है, थिकनेस है। तो वो जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है अगर, तो एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसके सेंट्रोइड पर होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भी सेंट्रोइड पर, स्केलन ट्राइंगल है तो भी सेंट्रोइड पर, आइसोस्केलेस है तो भी सेंट्रोइड पर है। तो इस तरह से ये बात करी गई। अगर मान लीजिए हम बात करें सिमेट्रिक बॉडीज की, स्फीयर, धरती का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसके अपने सेंटर पर है। इस तरह से सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जिसके अलोंग अगर फोर्स लगाया जाए देन द बॉडी विल प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली ट्रांसलेशनल मोशन में, अदरवाइज रोटेशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब बात आई सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम है। तो अगर दो पार्टिकल से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता किया जा सकता है। तो भाई इस तरह से मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस भी हो गया। इस तरह से एक पार्टिकल है जो a पॉइंट पर रखा हुआ है, मास इसका कितना है, m1 है मान लीजिए, और पोजीशन वेक्टर इसका r1 है भाई। इस तरह से तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया है। ठीक इसी तरह से एक और यहाँ पर जो है वो पार्टिकल है b पॉइंट पर रखा हुआ है, मास इसका m2 है और पोजीशन वेक्टर इसका r2 है, r2 इसका पोजीशन वेक्टर है। तो दो पार्टिकल्स अगर इस तरह से हैं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सोचिए भाई आप, अर्थ की बात करी जाए तो ये अर्थ है हमारी इस तरह से, और ये मून है इस तरह से, तो ये अर्थ है और ये मून है इस तरह से। तो अर्थ और मून से एक सिस्टम बन रहा है, अर्थ और मून से एक सिस्टम बन रहा है, दो पार्टिकल का सिस्टम हो गया। अर्थ और मून के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ को और मून के साइज को नेगलेक्ट कर सकता हूं और इन्हें छोटा सा मान सकता हूं, पॉइंट मास का मान सकता हूं। मतलब ये इतनी बड़ी अर्थ का मास कुछ कैपिटल M है,
लेकिन मैं मान सकता हूं भाई इतनी बड़ी धरती नहीं है, सारा मास कहां पर रखा हुआ है, इस छोटे से पॉइंट पर रखा हुआ है भाई। यही तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है भाई। हमारी अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, हम अर्थ पर रहकर देख रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी है ये अर्थ भाई इस तरह से, लेकिन मून से देखूंगा छोटी सी दिखाई देगी। यहां से मून को देख रहा हूं वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके साइज को क्या कर सकता हूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं मैं। साइज को अगर नेगलेक्ट किया जा सकता था तो भाई m मास है इसका, तो m अगर मान लीजिए क्या था भाई, मास है यहाँ पर, और ये मून था, ऐसे ही मून का भी कुछ मास है जो इसके अपने सेंटर पर कंसीडर कर सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स थी, लेकिन अब आपने इनके सेंटर, इनके मास को इनके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट कर दिया है, तो इन्हें बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए भाई। मैंने कैसे इसे पॉइंट मास का मान लिया, वो धरती का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट कर लिया, इसके सेंटर पर। मून का सारा मास कहां कंसंट्रेट कर लिया, इसके सेंटर पर। और इन दोनों का अब क्या होगा भाई, एक सेंटर ऑफ मास। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ अर्थ मूव नहीं कर रही है सन के चारों तरफ, सिर्फ मून मूव नहीं कर रहा है सन के चारों तरफ, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास घूम रहा है किसके चारों तरफ भाई, अर्थ, सन के चारों तरफ भाई। तो सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, यानी इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम घूम रहा है इस तरह से। बाकी भी प्लैनेट्स जिनके पास सैटेलाइट हैं, वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं घूम रहा है सन के चारों तरफ, उस प्लैनेट के चारों तरफ उसके सैटेलाइट जो हैं उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है सन के चारों तरफ इस तरह से। तो भाई मास जो है वो इसका अर्थ का और मून का कुछ है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा भाई, बीचों बीच तो इनका सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता बिल्कुल मिड पॉइंट पर, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा मून का और अर्थ का, वो थोड़ा अर्थ की तरफ होगा। ये मिड पॉइंट था मान लो, तो अर्थ की तरफ होना चाहिए थोड़ा सा, यहां सेंटर ऑफ मास होगा। यानी अगर एग्जांपल से फिर से मैं बना दूं कि भाई ये मून था और ये इस तरह से अर्थ थी मान लो, तो ये अर्थ बहुत बड़ी है, हो सकता है अर्थ के अंदर कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा हो इन दोनों का, या अर्थ से बाहर किसी पॉइंट पर, लेकिन इन दोनों के सेंटर का जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा अर्थ की तरफ होगा सेंटर ऑफ मास किसका, मून और अर्थ के सिस्टम का। तो दो पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो कैसे हो सकते हैं दो पार्टिकल सिस्टम, इस तरह से हो सकते हैं। डंबल की बात करिए, जिम के अंदर आपने डंबल देखा होगा, अपने नजफगढ़ का जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वो डंबल की शेप का बन रहा है, अंदर से अंडरग्राउंड जो बनेगा ना डासा स्टैंड पर बन रहा है, वो एक डंबल की शेप का बन रहा है भाई, क्योंकि नजफगढ़ को पहलवानों का देश माना, पहलवानों का जो गांव माना गया एक तरह से, और इसलिए वहां पर डंबल की शेप में अंदर से मेट्रो स्टेशन बन रहा है। तो डंबल की बात करूं तो भाई इस तरफ एक मास था, इस तरफ एक मास था डंबल में, और आप मान लीजिए इस तरह से उसे बैलेंस करेंगे, बीचों बीच बैलेंस कर पाएंगे अगर दोनों तरफ इक्वल लगाए। इधर 5 किलो लगा दिया, इधर 2.5 किलो लगा दिया, नहीं होगा भी बीच में बैलेंस। 5 किलो जिस तरफ उधर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, समझ पाएंगे, हर कोई समझ रहा है इस तरह से, जिस तरफ मास ज्यादा उस तरफ होता है सेंटर ऑफ मास, दोनों तरफ अगर इक्वल मास है तो बीचों बीच सेंटर ऑफ मास है। अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करूं ना, तो H ने H के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के एटम ने हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का H2 मॉलिक्यूल बन गया। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करूं, सेंटर ऑफ मास कहां पर है भाई, बिल्कुल बीचों बीच है, क्योंकि जितना मास इस हाइड्रोजन का उतना ही मास इस हाइड्रोजन का, और सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं भाई, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, तो कार्बन का कुछ मास है, कितना लिखा जा सकता है 12, और भाई ऑक्सीजन का कुछ मास है, कितना लिखा जा सकता है 16। सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है सेंटर पर नहीं होगा, थोड़ा सा किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा भाई सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि दो पार्टिकल सिस्टम की बात मैंने चलाई है, तो ये दो पार्टिकल सिस्टम कहां कहां होगा। तो दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1, एक का मास m2 है, एक का पोजीशन वेक्टर r1 है, एक का पोजीशन वेक्टर क्या है r2 है, और इन दोनों के
बीच इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इस लाइन पर कहीं, ये तो पक्की बात है कि इस लाइन पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये दोनों मास इक्वल है तो बीचों बीच होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जिसका मास ज्यादा उस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। मैंने तो फिलहाल ऐसे ही लेट कर लिया कि ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का और इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है, कैपिटल आर के नीचे सी एम लिख दिया इस तरह से। R1 पोजीशन वेक्टर पहले का, R2 पोजीशन वेक्टर दूसरे का और आर सी एम सेंटर ऑफ मास है किसका, सॉरी पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर कैसे पता चलेगा आपको, सीधा फॉर्मूला लिखूंगा भाई, फिलहाल डेरिवेशन बाद में जानेंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जरिए सेंटर ऑफ मास को समझ चुके होंगे। भाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू बराबर है भाई पहले का मास और उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे का मास और उसका पोजीशन वेक्टर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। और ये स्पष्ट है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अगर एक और पार्टिकल होता m3 मास होता और पोजीशन वेक्टर r3 होता तो प्लस m3 r3 और नीचे प्लस में m3 आ जाता। चार पार्टिकल होते, चार यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं ऊपर उनका मास इनटू में पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई कर सम करते जाइए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इसी तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसी तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये पहला पार्टिकल मोशन में है, कुछ v1 वेलोसिटी है, दूसरा पार्टिकल मोशन में है, कुछ v2 वेलोसिटी है, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल्स हैं भाई, एक पहला पार्टिकल है और इस तरह से कुछ v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, ये कुछ v2 वेलोसिटी से चल रहा था इस डायरेक्शन में मान लो, तो भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं यहाँ कहीं होगा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास होगा इनका। ये चलता गया, ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया है और ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा, यानी यहाँ, यानी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया है इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से, दो पार्टिकल्स, अर्थ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है, मून मूव कर रहा है उसकी भी वेलोसिटी है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी तो चल रहा है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है। तो अर्थ कुछ वेलोसिटी से कुछ स्पीड से घूम रही थी, मून भी घूम रहा है मून सन के चारों तरफ, और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करूं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है भाई। तो अगर किसी बॉडी के पार्टिकल्स, अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, दो पार्टिकल, एक अकेला पार्टिकल था पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, एक से ज्यादा पार्टिकल हो गए 2 3 4, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करूंगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इतनी आसानी से आ जाएगा। तीन पार्टिकल हो गए, जोड़ते जाइए, चार जितने हो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और अगर वेलोसिटी है, अगर मान लीजिए कुछ वेलोसिटी होगी, पहले पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, पहले पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, तो भाई m1 v1 प्लस m2 v2 और अपॉन में m1 प्लस m2 और बंद कर दीजिए भाई, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी इस तरह से भाई। तो अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है सेंटर ऑफ मास के, तो मैं पोजीशन वेक्टर गिवन है पार्टिकल्स के, तो मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं सेंटर ऑफ मास के। अगर वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल्स की, तो मैं सेंटर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं सेंटर ऑफ मास की इस तरह से। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता था। अगर पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन था, आई जे के नहीं लगाना चाहते हैं आप, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर मान लीजिए इफ ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, अगर भाई 3 डायमेंशन की बात करूं तो z भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भाई। तो x1 y1 z1 कर दीजिए भले ही, तो x1 y1 z1 कर दीजिए, x2 y2 z2 कर दीजिए। अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं दो पॉइंट्स के,
तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस में m2। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो भाई m1x1 x कोऑर्डिनेट्स की बात करिए इन दोनों के। अगर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है m1y1 प्लस m2y2 और अपॉन में m1 प्लस m2। और भाई अगर तीन पार्टिकल्स होंगे तो ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। सभी पार्टिकल्स को कंसीडर करना है, नीचे उनका टोटल मास लेना है। सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, m1z1 प्लस m2z2 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम जान सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स पे। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कोऑर्डिनेट्स ही पूछे गए हैं तो हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, एक बार x निकाले, एक बार y निकाले, एक बार z निकाले। हो सकता है x और y पूछे हो, z पूछा ही ना गया हो, या सिर्फ x पूछा गया हो, y ना पूछा हो। ऐसे केस कैसे आएंगे वो तो क्वेश्चन से समझेंगे हम। और पोजीशन वेक्टर देकर पोजीशन वेक्टर पूछे हैं तो m1 r1 इस तरह से फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी देकर वेलोसिटी पूछे तो इस तरह से फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला ये है आपके सामने, लगाना कैसा है ये समझते हैं भाई। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कैसे करते हैं ये समझते हैं सबसे पहले, कि पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेंटर ऑफ मास के केस में। दो पार्टिकल्स गिवन है भाई आपको 1 kg एंड 2 kg भाई। तो 1 kg का पहला पार्टिकल है और भाई 2 kg का दूसरा पार्टिकल है। दो इस तरह से मास गिवन है आपको, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं लोकेटेड एट 1, 2 एंड -1, 3। तो 1, 2 पर 1 kg रख दिया गया है और -1, 3 पर 2 kg रख दिया गया है। ऐसा कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप ग्राफ बनाने लगे और लोकेट करने लगे। समझने के लिए बनाना चाहे तो आप बना लीजिए भाई, मैं बना देता हूं सिर्फ इस केस के लिए, बाकी केस में नहीं बनाएंगे। कि फॉर एग्जांपल भाई ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0, 0, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ कहीं 3 हो गई, इस तरह से। ऐसे ये y की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, 2 हो गई और यहाँ y की वैल्यू 3 हो गई, इस तरह से। ये x -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया मान लीजिए। यहाँ y -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया मान लीजिए। शायद इतने काफी हमारे लिए। पहला पार्टिकल 1, 2 पर है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ कहीं रखा हुआ है m1। दूसरा पार्टिकल -1 है और y की वैल्यू 3 है, यहाँ कहीं रखा हुआ है दूसरा पार्टिकल m2। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनका सेंटर ऑफ मास भाई इनको ज्वाइन करने वाली इस लाइन पर ही कहीं होगा, इनको ज्वाइन करने वाली इस लाइन पर ही कहीं होगा। फाइंड आउट करके देखते हैं भाई इस तरह से। तो इस तरह से फाइंड आउट करने का क्या तरीका था, दो पार्टिकल्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है भाई। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा m1 मास कितना है 1 kg का है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, प्लस m2 मास 2 kg का है और इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और 1 प्लस में 2 कर दूं तो 1 - 2/3। तो भाई ये x कोऑर्डिनेट तो आया है इसका कितना, ये आप देख पा रहे हैं ये 1 था और ये -2 आया, -1 बचेगा यहाँ पर और अपॉन में 3 है। तो ये कोऑर्डिनेट है इसके। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ गया है, कोऑर्डिनेट्स मीटर में गिवन है तो ये मीटर में आ गया है। तो ये जो भी है भाई ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। और इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं भाई मैं, तो m1 y1 प्लस m2 y2 और अपॉन में m1 प्लस में m2 लगाइए। तो 1 kg का मास का y कोऑर्डिनेट इसका 2 है, प्लस में 2 किलो का दूसरा है और इसका y2 इसका कोऑर्डिनेट 3 है y भाई, और अपॉन में 1 प्लस 3 होगा। तो भाई यहाँ से 2 + 2 3 जा 6 अपॉन में 4, सॉरी 2 था भाई यहाँ पर,
तो ये टोटल जो है कितना आया 3, तो 6 प्लस 2 8/3 आया यहाँ पर। तो यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं भाई आपके पास, x की वैल्यू 1/3 थी, y की वैल्यू 8/3 आई है, z तो 0 है भाई, इनमें z 0 था, कोई हाइट नहीं है, तो z का वैल्यू तो इसमें भी 0 है, z की वैल्यू। ये सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पर इनका सेंटर ऑफ मास अभी गई डिवाइड कर कर एग्जैक्ट जान सकते थे, और तो -1/3 x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं आ गई है, 8/3 2 से ज्यादा यानी ऊपर कहीं आ गई है, तो इस लाइन पर कहीं ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं उस पॉइंट के जो इन दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ मास है भाई। तो इस तरह से फॉर्मूला लगाना है आपको, और पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको भाई। तो इस तरह से फॉर्मूले लगाकर आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है आपको। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को और बात करते हैं भाई, दो पार्टिकल्स हैं 100 ग्राम एंड 300 ग्राम भाई। तो एक पार्टिकल का मास 100 ग्राम है और दूसरे पार्टिकल का मास 300 ग्राम है, और ये कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर्स हैं इनके भाई, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस 13 के, 2i प्लस 5j प्लस 13 के इसका पोजीशन वेक्टर है, और वही दूसरे का -6i इसका पोजीशन वेक्टर -6i और प्लस 4j - 2k है, 4j - 2k इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। इसी तरह से इनकी वेलोसिटीज भी गिवन है भाई, इसकी वेलोसिटी गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 10i - 7j और -3k इसकी वेलोसिटी गिवन है, और इसकी भी वेलोसिटी गिवन है आपको 7i - 9j और प्लस 6k, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है, और ये मीटर में इनकी पोजीशन गिवन है। और आपसे पूछा गया है सेंटर ऑफ मास की क्या बताइए, पोजीशन भी बताइए, और सेंटर ऑफ मास की क्या बताइए, वेलोसिटी भी बताइए। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है m1r1, m1 इंटू में पहले का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू में r2 और अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 मास 100 ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है भाई, ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास कॉमन होकर कैंसिल होंगी भाई, ये ऊपर भी m है, m की यूनिट्स है, नीचे भी m की यूनिट्स हैं, और r की यूनिट्स रह जाती हैं सिर्फ भाई। 100 ग्राम है और इनटू में ये पोजीशन वेक्टर भाई ये वाला 2i और प्लस का 5j और प्लस का 13k, और फिर इसके बाद m2 है 200, फिर इसका पोजीशन वेक्टर, नीचे दोनों के मास को ऐड करेंगे, 100 प्लस 200 की सॉरी 300 था भाई यहाँ पर, तो 100 प्लस 300 मास कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऊपर से 2 जीरो, इधर से 2 जीरो लेकर कैंसिल हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई इसको करो, 3 से इसको करोगे, सोल्व करना भी आप कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को लिख दिया मैंने, इसकी कंप्लीट बात नहीं करेंगे, आप इसे आगे सोल्व कर पाएंगे आसानी से, आपके आंसर्स इसमें जरूर आएंगे भाई। अब बात करते हैं भाई कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस में हमें जानना है जब मास गिवन है और कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हमें आसानी से कर पाएंगे हम। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि 3 kg 4 kg एंड 5 kg, 3 kg 4 kg एंड 5 kg के 3 मास हैं यहाँ पर, तो 3 masses 3 4 and 5 are located at corners of an equilateral triangle, corners of an equilateral triangle of side 1 meter by। एक ट्राइंगल कंसीडर करिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 मीटर की उसकी साइड है सारी की सारी, और 3 किलो 4 किलो 5 किलो को 3 वर्टिसेस पर रख दिया जाए भाई, तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई।
तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। हमें तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए, हमें तो इस क्वेश्चन के अंदर इन तीन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए गए हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की साइड बताई गई है। चलिए पहले वही कर लेते हैं भाई, कि हम मान लेते हैं कि भी हमें एक ट्राइंगल गिवन था, हमें एक ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहले यही तो मान लीजिए कि एक ट्राइंगल कंसीडर किया जाए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया भाई मैंने। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया और मान लीजिए इसकी वर्टिसेस जो है ना, इस तरह से ये A नाम दी जा सकती है, ये B नाम दी जा सकती है और ये वर्टेक्स C नाम दी जा सकती है इस तरह से। तो ये अगर ऐसा है, ये वाली साइड 1 मीटर है, ये वाली साइड 1 मीटर है, ये वाली साइड भी 1 मीटर है। मान लो A पर रख दिया गया है किसको, 3 kg को। A पर किसको रख दिया गया है, 3 kg को। B पर किसको रख दिया गया है, 4 kg को। C पर किसको रख दिया गया है, 5 kg को। तो भाई मैंने माना है यहाँ 3 kg है, यहाँ 4 kg है, यहाँ 5 kg है। हो सकता है आप यहाँ 3 रख दें, यहाँ 4 रख दें, ऊपर 5 रख दें। हो सकता है आप यहाँ 3 रख दें, यहाँ 4 रख दें, इधर 5 रख दें। आंसर्स अलग अलग आएंगे भी सबके, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आएगी, बट वो आंसर सभी का करेक्ट होगा। किसने मास को कहां पर रखा है भाई, आप जानते हैं जिस तरफ मास हैवी रखा जाएगा, हैवी मास की तरफ सेंटर ऑफ मास आएगा ना, तो हैवियर मास की तरफ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो जिस तरफ आपने हैवी मास रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा आपका, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग अपना आंसर करेक्ट है। टीचर आपके पूरे सॉल्यूशन को देखेगा कि आपने स्टार्टिंग से इनको ऐसे अरेंज किया है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है, ये गलत नहीं होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है भाई इस तरह से। अब की बात ये थी भाई कि मैंने एक y एक्सिस बनाया है यहाँ पर इस तरह से भी, तो मैंने एक y एक्सिस यहाँ पर इस तरह से बना लिया है। तो एक y एक्सिस को यहाँ पर इस तरह से बना लिया जाए, तो यूं y एक्सिस बना लिया जाए और ये वाली साइड जो इस ट्रायंगल की है ये x एक्सिस पर अगर मान ली जाए भाई, तो भाई ये x एक्सिस पर मान लो इस साइड को, और ये y एक्सिस हो गई है, ये वाला मान लीजिए y एक्सिस हो गया इस तरह से। तो अब जो B पॉइंट है भाई मुझे तो सेंटर ऑफ मास बताना है कि वो पॉइंट कहां पर है, तो किसी के रिस्पेक्ट में तो बताऊंगा ना कि ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो इसलिए ये B पॉइंट ओरिजिन पर मान लिया गया है, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे भाई। B पॉइंट तो किस पर आ गया है, ओरिजिन पर आ गया है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे भाई। B से C पॉइंट की तरफ अगर आप गए हो तो C पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर है। हर बच्चा जानता है x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी ये जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, B से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया C पे जाने के लिए, 1 मीटर भाई, ये 1 मीटर की साइड है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यानी C का x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, और y की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 0 है भाई। x एक्सिस पर जो है उसका y क्या होगा, 0 होता है इस तरह से। ठीक इसी तरह से इस A पॉइंट की बात करूं तो ये जो A पॉइंट है, अगर इस A पॉइंट से सामने वाली लाइन पर क्या डाल दिया जाए भाई, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि, तो ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो ये जो D पॉइंट है, D पॉइंट पर आपने इसे ये परपेंडिकुलर अगर डाल दिया है, तो D पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डाला है आपने, ये पूरा 1 मीटर था, तो ये आधा कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया, यानी ये आधा कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो ये डिस्टेंस 1/2 है, इसका मतलब A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1/2 है, x कोऑर्डिनेट तो 1/2 है। y कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितनी ये हाइट है, y कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, जितनी ये हाइट है। और ये हाइट कैसे फाइंड आउट करूं भाई, ये हाइट AD जो है ना, ये AD तो यहाँ पर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है इस आधे ट्रायंगल का, तो AD का स्क्वायर बराबर है
वैसे आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये मीडियन जो होता है √3/2 टाइम्स होता है किसके, साइड के। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए मान ली जाए, तो ये √3/2 टाइम्स ए होगा, जो कि अभी 1 है, यानी √3/2 आ जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि AD जो था ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर होना चाहिए और माइनस में बेस BD का स्क्वायर होना चाहिए, और इज इक्वल टू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, आंसर 3/4 बचा। AD का स्क्वायर है, जब अंडर रूट करूंगा तो ऊपर √3 हो जाएगा, 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, √3/2 लिखा जाएगा। ये परपेंडिकुलर, यानी ये हाइट √3/2 आ गई है, तो भाई ये A पॉइंट से यूं परपेंडिकुलर डालूं तो ये y कोऑर्डिनेट भी कितना है, ये √3/2 टाइम्स हुई। हमारे पास तो कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं थे इन तीनों के, लेकिन मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। बस क्या कर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हर बार। कहीं एक ओरिजिन माना जा सकता था, लेट किया जा सकता था, और कहीं भी लेट किया जा सकता था भाई, और आप ऐसे भी मान सकते थे ओरिजिन यहाँ कहीं है और ये B पॉइंट कुछ डिस्टेंस पर है, लेकिन हमें मुश्किल नहीं बनाना, वो वैल्यू हमें आसान से आसान करनी है। तो मैंने इसे 0,0 पर यही माना, तो यह 0 हो गया, फिर ये सारे डिस्टेंस आ गए। अगर इसे ओरिजिन को पीछे मानूंगा तो वो डिस्टेंस नहीं पता होगा हमें कितना है। तो इस तरह से हम जान सकते थे भाई कि ये ओरिजिन मान लिया इस पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। लेंथ गिवन थी तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, y इसका 0 होगा। ये हाइट पता चल गई, ये पता चल गया, तो ये आ गए भाई। अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1x1 और प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अगर ऐसा था m1 मास यहाँ पर ये कितना है, ये m1 मास यहाँ पर पार्टिकल रखा था हमने कितने का भाई, 4 kg का पार्टिकल है भाई, यहाँ रखा है 3 kg का भाई, और यहाँ रखा हुआ 5 kg का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो 4 kg, या ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मान लो 3 kg का मास है और 1/2 इसका x कोऑर्डिनेट है, 3 इंटू में 1/2 कर दो प्लस, भाई 3 पार्टिकल्स हैं, आगे बढ़ाइए फॉर्मूले को, m3x3 भी करिए और नीचे डिवाइड में होगा प्लस का m3 भाई। 3 पार्टिकल्स हैं तो फॉर्मूला आगे बढ़ाकर 3 तक कर दीजिए इस तरह से। तो भाई ये m1 मास 3 kg का, इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 है, प्लस ये m2 मास 4 kg का, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 हो जाएगा भाई, प्लस इसका मास 5 kg है और इसका x कोऑर्डिनेट 1 आया है, तो भाई 3/2 और डिवाइड में मास भी था भाई, तो मास तो सभी का आएगा 3 kg प्लस 4 kg 7 और 5 12 किलो टोटल मास हो गया। ये 3/2 प्लस 5 अपॉन में 12 है, 2 5 या 10, 10 प्लस 13, 13/24 मीटर भाई, 13/24 मीटर क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आया है सेंटर ऑफ मास का। जब इसी तरह से आपने सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाया, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 किया आपने, तो इसे सोल्व कर दीजिए भाई। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आना चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट था, तो भाई y कोऑर्डिनेट कितना आया भाई, ये 3 किलो का मास और इसका y कोऑर्डिनेट है 3√3/2 हो जाएगा, प्लस 4 किलो का है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये 0 होगा, प्लस 5 kg का मास, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये भी 0 होगा, और अपॉन में टोटल मास 12 है, तो 3√3 अपॉन में 24 और √3/8 मीटर भाई। फाइनल आंसर ये कहूंगा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट आया था 13 अपॉन में 24, y कोऑर्डिनेट आया √3/8 मीटर में आए हैं, ये यहाँ भी मीटर लग जाएगा, यहाँ भी मीटर लग जाएगा। तो इस ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ कहीं होगा ये बीच में पॉइंट में, इस तरह से इस पॉइंट पर इन तीनों का मास क्या किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है गाइस। फॉर्मूला लगाना आपने सीखा है,
क्वेश्चंस पर मेहनत कीजिएगा असाइनमेंट्स के, तो प्रैक्टिस करिए, उनको करने की कोशिश करिए, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाना है ये बताया है। अब क्वेश्चंस पर आप आगे बढ़िए, ट्राई करिए उन्हें, और हम अगले लेक्चर में फिर आपके डाउट्स के साथ मिलेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक्स गाइस।